आदरणीय समाजशास्त्री मर्यादा पुरुषोत्तम कॉलेज से ही पधारे डॉक्टर के यादव जी, डॉक्टर उमेश सर, डॉक्टर त्रिपुरारी जी, डॉक्टर अनुराग जी, डॉक्टर आनंद सिंह जी, डॉक्टर मनोज यादव जी और सभी वो नॉन चेहरे, वो जो शायद संबोधन में नाम उनका जो भूल रहा है, और सभी प्यारे बच्चे, छात्र छात्राओं, ये बड़ा अच्छा दिन रहा अब हम लोगों के लिए कि एक मौका मिला आपके इस कॉलेज के इस सभागार में आने का, और जो अभी दुनिया में चल रहा है एक शानदार विषय है, इस पे अपना वक्तव्य देने का। इस हेतु मैं आभारी हूँ डॉक्टर सुबोध सर का और डॉक्टर जितेंद्र जी का कि जिन्होंने इतना अच्छा टॉपिक इस विषय पर आज एक एकल व्याख्यान माला का आयोजन किया। डॉक्टर विपिन जी का। सीधे विषय पे आते हैं, चूंकि अब थोड़ा सा समय जो दिया गया था निर्धारित समय से 20-25 मिनट विलंब है, तो सीधा विषय पे आते हैं। जो आज का विषय है कि जो टैरिफ युद्ध है और दुनिया में जो मल्टीपोलैरिटी आई है, बहुत हुई है विश्व व्यवस्था, उस पे अपनी बात रखना है। टैरिफ, जो पहला शब्द है टैरिफ, अभी मुझे लगता है कि इस बार के ट्रम्प के आने से पहले यानी 2025 से पहले कम लोग सुने थे टैरिफ, क्योंकि हम लोग तो अध्यापन में हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा इस विषयों को थोड़ा बहुत जानते थे, क्योंकि बहुत पहले 1947 में गैट आ गया था, GATT। तो बच्चे कुछ जानते होंगे कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। मंगल सर आइए। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, तो जो पढ़ते पढ़ाते थे कि 1947 में गैट जैसी संस्थान बना है और संस्था में एक शब्द टैरिफ था, तो टैरिफ से हम लोग वाकिफ थोड़ा सा थे। लेकिन टैरिफ एज ए वीपन्स यूज होगा, वो भी एक परमाणु बम की तरह यूज होगा। हम ज़्यादातर बात करेंगे अपने बच्चों से ये, क्योंकि उन्हीं को लेकर के ये सब आयोजन होते हैं, तो उन्हीं को सुनना है, उन्हीं को समझना है, और आगे चल के उन्हीं को इन विषयों पे लिखना, बोलना, पढ़ना सब कुछ है। हम बोले या कोई बोले, सबसे अच्छा अगर कोई बोलता है तो समय बोलता है, और अखबार और न्यूज समाचार बोलता है। जो ट्रम्प बोलता है, जो सुब्रमण्यम जी बोलते हैं, या जो हमारे जयशंकर जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो सब समाचार में दिखता है। उसकी व्याख्याएं भी आपको मिलती हैं। चैनल बहुत से हो गए हैं, उसमें शाम के समय बहुत जो है देखने में आनंद नहीं है, लेकिन आज भी कुछ ऑथेंटिक जगह हैं जहां आप जाते हैं तो सही समाचार का आप लोग आनंद ले सकते हैं और सही विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जगहों पे आप जाइए और समाचार पत्र जो पढ़िए उसका संपादकीय पृष्ठ जरूर पढ़िए, क्योंकि वो गेटवे ऑफ वर्ल्ड है। समाचार और संपादकीय गेटवे ऑफ वर्ल्ड पूरे दुनिया को ये खोलता है, जर्रे जर्रे और पुर्जे पुर्जे को खोलता है। जो समाचार पढ़ने वाला बच्चा है, जो संपादकीय पढ़ने वाला है, या जो सही जगह से समाचार संपादकीय वगैरह सुनता पढ़ता है, उसको ये सब चीज़ों के बारे में विशेष ज्ञान अब तक हो चुका होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें साल भर से ऊपर से चल रही हैं, खासतौर से ट्रम्प के आने के बाद। तो टैरिफ पर थोड़ी सी बात करते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा कि ये टैरिफ बला क्या है, कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। बहुत पहले ट्रेड होता था, प्राचीन काल से ट्रेड होता था। भारत चीन ट्रेड में बहुत आगे थे, खासतौर से वस्त्रों का, इसीलिए सिल्क रूट वगैरह बने कि हम लोग यूरोप तक जाते थे और नॉर्दर्न अफ्रीका तक जाते थे, और एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट तक जाते थे। हम लोगों के सामान जाते थे, दूर तक व्यापार हम लोग करते थे। तो लोगों को समझ में आया कि भाई जब ये व्यापार करते करते आ रहा है, तो हमारे देश में आ रहा है, तो इसको सुरक्षा मैं प्रदान कर रहा हूँ, सुविधा मैं प्रदान कर रहा हूँ, तो बदले में कुछ टैक्स लिया जाए। तो ये ऐसे चलने लगा टैक्स। तो उसके नाम, जैसे भारत है तो भारत में संस्कृत का प्रभाव उत्तर भारत आर्य सभ्यता के साथ था, तो शुल्क उसका नाम दिया गया। लेकिन असली इसका जो टैरिफ की उत्पत्ति हुई, वो अरब देश के लोग, जो खाड़ी देश आप कहते हैं, जहाँ तेल बहुलता से प्राप्त होता है, वो लोग व्यापार करते थे और गधों से व्यापार करते थे।
और वो कहाँ जाते थे? टर्की की तरफ जाते थे और पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप की तरफ जाते थे और उत्तरी अफ्रीकन कंट्रीज में जाते थे। गधों से वो व्यापार करते थे और वो जो जिस देश में जाते थे और जो शुल्क देते थे उसका नाम उन्होंने तारीफ रखा था कि हम तो वहां गए और तारीफ जमा कर दिए, कौन सा हमारे गुड्स हैं सबका लेखा जोखा है और उस पर जो शुल्क निर्धारित है उस देश का हम जमा कर दिए। तो उन्होंने एक शब्द दिया था तारीफ। तारीफ जमा हुआ कि नहीं? हाँ, तारीफ जमा हुई। जैसे ट्रक वगैरह सामान कोई लाया तो बिल्टी वगैरह पहले चलती थी कि बिल्टी बनी कि नहीं हम लोग समय तो यही तारीफ जब अन्य भाषाओं में पहुंचा, अंग्रेजी में पहुंचा, तो तारीफ 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 करते करते वो टैरिफ में बदल गया। अब टैरिफ उस प्रकार का शुल्क हो गया कि जब आप व्यापार करने दूसरे देश में जाते हैं तो वो देश अपने लोगों को संरक्षण देने के लिए आपसे कुछ शुल्क लेता है। अब इसके जैसे और भी बहुत सिमिलर शब्द हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी एक आप जानते होंगे। कस्टम ड्यूटी जब सामान कोई आता है तो वो सीमा शुल्क के नाम पे कस्टम ड्यूटी ली जाती है, वो भी इसी से मिलता जुलता है। तो टैरिफ शब्द वहीं से आया जब अरब के व्यापारी गए और तारीफ करने, और तारीफ को इंग्लिश में फिर टैरिफ शब्द हुआ। एक चीज आप जानते हैं कि बहुत पहले के समय में स्थल युद्ध कला का ही केवल चलन था। हमारे यहाँ चतुरंग बल, उसके बाद अष्टांग बल, ये सब आए। उसी तरह यूरोप में बहुत समय बाद जब भाप का आविष्कार जेम्स वाट ने कर दिया तो इंजन बने और बड़ी बड़ी बोटों में इंजन लगे तो वो शिप यानी पानी की जहाजें बनी, और उसके साथ वही इंजन जब ट्रैक पे लेके डिब्बे दौड़ने लगे तो वो ट्रेन बनी। तो इस तरह से ट्रेन का आविष्कार एक तरह से हुआ और बड़ी बोट में जो इंजन लगा तो शिप का आविष्कार हो गया। दो चीजें अस्तित्व में आई। लेकिन अब तो नेवल पावर आ गया। जब शिप बनी तो आपको समुद्रों पे राज करने वाली शक्तियां आई, जिसमें यूरोप के देश अग्रणी थे। हालैंड का, नीदरलैंड का, स्पेन का आप लोग नाम सुने हैं। फ्रांस, ब्रिटेन का तो आप लोग ऑब्वियस है कि आज भी सुनते हैं, क्योंकि आज भी वो शक्ति है। उससे पहले जिसको हम मध्य पूर्व कहते हैं, मिडिल ईस्ट कोई कहता है, कोई वेस्ट एशिया कहता है, और उसमें खास तौर से सऊदी अरब वाला जो मक्का मदीना वाला पूरा ऑटोमन साम्राज्य वाला जो बेल्ट था। ऑटोमन साम्राज्य मतलब ईरान से सारे पश्चिम वाले देश, 8-10 देश हैं, सीरिया वगैरह सब ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे। इनके घोड़े अच्छे थे, घुड़सवार अच्छे थे, इनकी चमकती थी तलवारें। कारण था क्योंकि वहां बारिश नहीं होती थी, नदियां नहीं थी, मॉइस्चर नहीं था, इसलिए लोहा चमकता था। अगर तलवार बालू में फेंक दी जाए, साल भर निकालिए तो कोई रस नहीं, कोई मोर्चा नहीं, और एकदम चमकती तलवारें, लपलपाती, एकदम खून को खोजती हुई। और इन लोगों के पास चूंकि रेगिस्तान में कुछ होता नहीं था, तो अक्सर लोग क्या करते थे कि जो ट्रेड रूट था, जो व्यापारी आते थे उनको लूटते थे। अच्छे घोड़े थे तो उसकी मदद से वो लोग बाहर जाते थे और आक्रमण करते थे। तो ये आक्रांता बने, बाहर आके थल शक्ति का प्रभाव तभी था जब अच्छे घुड़सवार, अच्छे घोड़े और चमकती तलवारें थीं। तो उस काल तक स्थल युद्ध कला का ही जोर था, और उस समय तक खाड़ी देश यानी जो हम मिडल ईस्ट के या अरब समझते हैं आप, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत वाला पूरा क्षेत्र, ये लोग, इन लोगों के युद्ध कला में इन लोगों का एक तरह से देखा जाए तो एक तरफा प्रभाव था, वर्चस्व था। उसके पहले और भी लोगों का वर्चस्व था, लेकिन अच्छे घोड़े वालों का वर्चस्व था। और उसके बाद हम तो देखते हैं कि जब 326 ईसा पूर्व की बात, जब झेलम का संग्राम, तो उसमें किस तरह से सिकंदर यूनान से, मैसिडोनिया से चला आता है और काबुल में आके किस तरह कौशल नरेश को आंधी की मदद से हड़काता है। उसके बाद झेलम का संग्राम होता है, फैलेंस उसके पास आगे होते हैं, जो खड़े हो जाते हैं तो दीवार जैसे किला नुमा संरचना बनती हैं, और 20, 22, 24 फीट के सरिसा उसके पास होते हैं। सरिसा यानी मेटलर्जी साइंस उस समय डेवलप कर गई थी। मिस्र धातुएं आई थी जो हल्की थी और कठोर भी थी। बहुत बड़ी बात है कि अगर आप चीजों को हल्का बना दें और ज्यादा कठोर बना दें, मजबूत बना दें, तो पूरा सीन युद्ध का चेंज होता है। एक ट्रक है, उसको हल्का कर दें तो उसका माइलेज बढ़ जाता है, तेल कम खपत होती है और दूर तक जाता है। उसी तरह प्लेन में भी है, और उसी तरह उस समय भी था कि सरसा हल्का होने लगे, इसलिए सिकंदर पूरे दुनिया के विजय की कामना रखता था। लेकिन
326 में जब झेलम के किनारे आया तो राजा पोरस से वो हार गया। उसके इतिहासकार लिखते हैं कि वो जीता। हमारे इतिहासकार उस समय नहीं थे, जो बाद में तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर कुछ लिखने का प्रयास किए, उन्होंने कहा अगर वो जीता होता पोरस को यानी पुरु को, तो वो अपना अभियान पूरब की तरफ करता और नंदवास वंश का घनानंद शासक, बहुत बड़ा उसका राज्य था, वहां जाता। लेकिन वो वहां से लौट गया पोरस से हारने के बाद, और कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब युद्ध में घायल हुआ था और वापस गया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो पोरस से उसकी हार हुई। अब ये एक सत्य है, और ये हमारे अब ज्ञान कौशल परंपरा जो आजकल चला है उसमें नए नए तथ्यों के साथ ये विश्लेषण हो रहा है कि सिकंदर हमारे पश्चिमी भाग पे पहले राजा से ही युद्ध में हारे। चालें उसकी आप लोग सुने होंगे, घोड़े किस तरह नाव में बैठ के झेलम पार करते थे, हमारी हाथियां चिंघाड़ती थी और वो बिदक के पानी में गिरते थे, बहुत दिनों तक पार नहीं किया, 17 किलोमीटर दूर जाके किसी तरह वो चाल छल से पार किया। वो एक विषय है। तो कहने का मतलब स्थल शक्ति उस समय हावी थी। उसके बाद जेम्स वाट, जब भाप का इंजन, नेवल पावर आई, ब्रिटेन और यूरोप का वर्चस्व था। लेकिन सीन कहां बदला है? 1903 के करीब राइट ब्रदर्स आए, अमेरिका में थे राइट बंधु, और इन्होंने एक हवाई जहाज का निर्माण कर लिया। अब हवाई जहाज में डेवलपमेंट होते होते प्रथम विश्व युद्ध के पहले काफी डेवलप्ड हो गया था हवाई जहाज, और द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते हवाई जहाज और ज्यादा डेवलप हो गए। और आप लोग भी सुनते होंगे खाई युद्ध होता था, उस खाई युद्ध के गतिरोध को टैंक और वायुयान ने तोड़ दिया। अब खाई खींच के और उसमें छुप के और उसमें बंदूकची और लोग नहीं रहते थे। कहने का मतलब कि 1905 के करीब से हवाई जहाज के निर्माण के बाद एयर पावर कमांड स्थापित हुआ, और डूहेट मिचेल सिरवेस्की जैसे नए नए विद्वान आए जो ये अभिमत दिए कि अगर आप आकाश में वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं तो जमीन पे भी कर लेंगे और आप आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। ये थियरी आई। 3 तरह की पावर आ गई। अब एयर पावर आ गई, एयर कमांड आज भी स्थापित है, लेकिन कब तक रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। उससे अच्छी चीजें अब अंतरिक्ष में, स्टार वार एक नाम सुने होंगे, स्टार वार। 1983 में रोनाल्ड रीगन साहब को एक सनक थी कि हम स्टार वार करेंगे, और उन्होंने कहा कि देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह बन रही है ये तो पहले अंतरिक्ष में जाती है, तो हम ऐसा तंत्र बना दें कि अंतरिक्ष में इनको समाप्त कर दिया जाए। जो आप अंतरिक्ष स्टेशन सुनते हैं, अंतरिक्ष में ही हमारे मिसाइल होंगे और पूरा मिसाइल डिफेंस प्रणाली होगी, अच्छे उन्नत राडार होंगे, वो कैच करेगा और वहीं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन इतना मैसी उस पर खर्चा था कि इस वजह से अमेरिका में ही विरोध हुआ और अंत में बैक होना पड़ा राष्ट्रपति को, और स्टार वार की कामना सफल नहीं हो पाई। ये हम सब देखते हैं। लेकिन जब सफल नहीं हुए, लेकिन प्रयास वो लोग करने लगे कि इससे सस्ता कोई उपाय किया जाए जो बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराए। टैरिफ के साथ एक चीज और आप लोग जानते हैं, सबसे दिलचस्प पहलू है कि पहले युद्ध किस तरह के थे। ठीक है, थल सेना वाला। हम लोग जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो 2 पावर थी, ये तो आप लोग जानते हैं। तो जो एक्सिस और एलाइड पावर, एक शक्ति में अमेरिका यानी उस समय यूएसए, आज भी यूएसए नाम है, लेकिन रसिया का नाम यूएसएसआर था, तो मैं यूएसए और यूएसएसआर ही बोलूंगा। यूएसए था, यूएसएसआर था, फ्रांस था और ब्रिटेन था, ये चारों एक खेमे में थे, और जर्मनी, इटली और जापान दूसरे खेमे में थे। ये प्रमुख राष्ट्र थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध कैसे समाप्त हो रहा है? परमाणु बम के गिराने से। नागासाकी, हिरोशिमा, 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 शहरों में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए, और इतना हाहाकार मची, इतना उत्पात हुआ, इतना लोग मरे, और उस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के साथ 2 मित्र जो अमेरिका, यूएसए और यूएसएसआर थे, उनमें बहुत ज्यादा विरोध हो गया। अब क्यों विरोध हुआ? अमेरिका, यूएसए को ये बार बार लगता था कि यूएसएसआर को ये लगता था कि यूएसए ने इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली ओपेनहाइमर की मदद से बम बनाया और मुझसे पूरी टेक्नोलॉजी को छिपाया था मुझसे, यहां तक तो चलेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ब्रिटेन को ही बताया था। ये नहीं चलता है कि अगर 4 दोस्त हैं मुझसे छिपाओ, दूसरे से बताओ।
तो ये पूरे जर्नी को बता रहे थे ब्रिटेन से कि आज ये हुआ, हैवी वाटर हुआ, इतना इनरिच कर दिए यूरेनियम और ईस्ट स्टेज पे चले गए, अपना लेंगे, लेकिन यूएसएसआर से छिपाया। तो ये मतभेद का एक बहुत बड़ा कारण बन गया यूएसए और यूएसएसआर। कहानी समझ में आ रही है? तो ये मतभेद का कारण बनता है। एक और मतभेद का कारण बना कि जर्मनी से यूएसएसआर की एक गुप्त संधि थी, बावजूद हिटलर ने यूएसएसआर पर अटैक किया और यूएसएसआर को पेनिट्रेट करते हुए मॉस्को के करीब पहुंचा। अब तब तक यूएसए और ब्रिटेन और फ्रांस उसकी मदद में नहीं आए। इसका मतलब ये चाहते थे कि थोड़ा सा ये पिट जाए, थोड़ा सा और परेशान हो जाए, तो बाद में मदद का स्वांग करेंगे, नाटक करेंगे। होता है ऐसा, लोकल पॉलिटिक्स में सब चीजें होती हैं। और ये यूएसए ने किया, तो यूएसएसआर को वो भी मन में टीस थी कि ये इंतजार कर रहा था कि थोड़ा सा ये कमजोर इसको कर दे जर्मनी। और तब कमजोर, भाई दो पहलवान भी लड़ते हैं तो जीतता तो कोई एक है, लेकिन थकते दोनों हैं। तो इन लोगों को लगा कि जर्मनी थक जाएगा तो थके जर्मनी को हम लोग आसानी से जो है हम लोग डिफीट कर देंगे। ये बात यूएसएसआर के मन में बैठ गई। जो 1917 के बाद वहां बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जो बड़े स्टालिन वगैरह बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे, वो रणनीतियों के माहिर थे, उनको समझ में सारी पॉलिटिक्स आ रही थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे खिलाफ। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म हुआ, विजय भी इनकी हुई, लेकिन वो मतभेद बढ़ता गया, खाई चौड़ी होती गई और धीरे धीरे वो शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर में परिवर्तित हो गया। अब शीत युद्ध क्या कहते हैं ये आप लोग जानते हैं अच्छी से, कि उसमें मतभेद होगा। चिंगारी, पूरा पेट्रोल फैला है, बस चिंगारी की जरूरत है, कोई एक माचिस अगर जला दे तो पूरा ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन वो तीली लोग छिपाए रहते हैं, पेट्रोल छिड़के रहते हैं। इसी तरह का कुछ स्थिति बनी रही और ये लंबे समय तक बनी रही। 1945 से 1990-91 तक बनी रही। 45 सालों तक शीत युद्ध अपने चरम पर था। शीत युद्ध में क्या हुआ कि सीधे हम लड़ नहीं सकते एक दूसरे से, क्योंकि दोनों सुपर पावर हैं, दोनों की हेजीमोनी है, दोनों के पास सैटेलाइट स्टेट्स हैं, पश्चिम और पूर्वी यूरोप बटा हुआ है, जर्मनी बर्लिन की दीवार से बटा हुआ है। हम सीधे अटैक करेंगे तो हमें भी नुकसान तगड़ा होगा, इसलिए हम अटैक नहीं कर सकते हैं। तो हम प्यादों के हिसाब से, प्यादों यानी छोटे छोटे लोगों के कंधे पे बंदूक रख के और आड़ से लड़ते थे। ऐसा उस समय हो रहा था। तो मोटी मोटा उस समय क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात हो जाए। तो उस समय यह हुआ कि 45 में परमाणु बम बना लिया, तो यूएसएसआर को लोग कमजोर समझने लगे। तो अब यूएसएसआर के सामने था कि हम भी कुछ बड़ा करें। तो बड़ा करने के चक्कर में ये भी 4 साल में परमाणु बम बनाते हैं और उससे आगे बढ़ के हाइड्रोजन बम और न्यूट्रॉन बम बनाते हैं। बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो भी परमाणु ही है, लेकिन वो जो सिंपल परमाणु बम है उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली। तो एक तरह से यूएसएसआर अब आगे निकल गया इस रेस में, परमाणु बम के रेस में। उतने से वो नहीं रुका, वो रॉकेट बनाया और बैलिस्टिक मिसाइल को कम दूरी, मध्यम दूरी और अत्यधिक आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक ले गया, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तक ले गया। और उसी बीच में स्पुतनिक नाम का वो उपग्रह भी अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। अब अमेरिका को लगा कि अचानक से तो यूएसएसआर बहुत आगे निकला, तो फिर इन लोगों के बीच आप जानते हैं कि बातचीत होने लगी, आर्म्स रेस को कम किया जाए, आर्म्स ट्रेड को कम किया जाए और थोड़ा थोड़ा एनपीटी और सीटीबीटी, पीटीबीटी और इस तरह के साल्ट माल्ट ये सब शुरू हो गया कि दोनों लोगों के प्रतिनिधि जाएंगे और ये इतने परमाणु बम डिफ्यूज करेंगे, वो उतने खत्म करेंगे, इतने आईसीबीएम नष्ट करेंगे, ये सब होने लगा। और ये भी नहीं होता, 1962-63 में एक घटना हो गई और वो था कि क्यूबा, एक क्रिकेट टीम है आप लोग देखते हैं वेस्ट इंडीज वाली, तो जहां पे वो कैरेबियन सी है ना, वहीं पे क्यूबा एक छोटा सा देश है और एकदम से यूएसए के पास है और वहां वो कम्युनिस्ट माइंडसेट का है। तो यूएसएसआर वहां पे अपने मिसाइल तैनात किए थे और सारे के मुखाग्र जो कहते हैं मुंह, वो यूएसए के तरफ थे। अब यूएसए इससे बहुत परेशान था कि कहीं लड़ाई हम लोगों की फैल ना जाए, तो बहुत दबाव के बाद किसी तरह से वो सब चीजें हटी और साथ में ये भी हुआ कि हम अपने हथियारों को कुछ कम करें। ये कोल्ड वॉर कहलाया, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध 91 में खत्म हुआ और रूस में एक वहां के राष्ट्रपति थे और गोरबाचेव और मिखाइल गोरबाचेव साहब ने कोई पेरेस्ट्राइका ग्लासनोस्ट 2 नीतियां थी,
खुलेपन और पुनर्गठन की। उसके बाद 15 मुल्कों को आजाद उन्होंने किया जो यूएसएसआर के अधीन थे। अब यूएसएसआर 15 भागों में बंट गए 1991 में, और उसी का एक भाग यूक्रेन है जिससे अभी रसिया लड़ रहा है। तो अब यूएसएसआर जैसी चीजें खत्म हो गई, कम्युनिस्ट कंट्री जो जिस बल पे थी, सबसे बड़ी आइकॉन थी, वो खत्म हो गई। अब वहां पे रूस अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, जितने ताजिकिस्तान जैसी चीजें देखते हैं वो अलग हो गए, अजरबैजान आर्मेनिया जैसी ये सब चीजें हैं उससे अलग। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 15 देश उससे आगे। बहुध्रुवी हम लोगों को समझना है, और उसमें हम लोग एक चीज अब तक समझ रहे थे कि 1945 के पहले दुनिया बहुध्रुवी थी। अंग्रेजों का हमारे ऊपर आधिपत्य था, शासन था, उनकी बड़ी उपनिवेश और कॉलोनियां थी। इसका मतलब पूरे दुनिया में अंग्रेजों का डंका बजता था, कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। एक साधारण भाषा में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्य, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तक उनका साम्राज्य फैला था। इसका मतलब कि ब्रिटेन एक बड़ी पावर थी अमेरिका के बनस्पत। इसका मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड था। मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवी। बहुध्रुवी मतलब जहां 2 से अधिक हो, बहुवचन हो गया तो बहुध्रुवी हो गया। तो उस समय कई देश, किसी से कम फ्रांस भी नहीं था उस समय, स्पेन वगैरह भी कम नहीं थे। अभी भी अमेरिका में स्पेन वगैरह की कॉलोनी थी, या स्पेनिश आज भी सबसे ज्यादा दुनिया में बोली जाती है। हमें लग रहा है अंग्रेजी से भी ज्यादा। मैड्रिन होगा, फिर स्पेनिश ही होगा, फिर अंग्रेजी होगा, या 7 होंगे। तो स्पेन भी कम नहीं था। हालैंड और छोटे छोटे डचों का नाम सुनते हो, उनकी भी कॉलोनियां थी। तो बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था थी। लेकिन 1945 के बाद 2 ही गुट रह गए, जिसमें एक का यूएसएसआर और दूसरे का यूएसए नेतृत्व कर रहा है, और जितने राष्ट्र हैं वो सैटेलाइट स्टेट बन के रह गए। कुछ भारत जैसे राष्ट्रों ने एक नया रास्ता चुना और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चलाया 1961 में बेलग्रेड से। लेकिन वो भी गुटनिरपेक्ष, जो नॉन अलाइनमेंट था, आप आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो मल्टी अलाइंड हो गया। अब वो नॉन अलाइंड नहीं रहा। खैर 1991 तक 2 ही ध्रुव थे, दोनों की हेजुमोनी दुनिया में चली। दुनिया में एक तरह से साधारण भाषा में दुनिया के दादा थे, कोतवाल थे, रखवाले थे और सब कुछ थे। मतलब उनको छींक आती थी तो दुनिया को जुकाम हो जाता था। वो अगर छींकते थे, उनकी अर्थव्यवस्था अगर छींकती थी, कराती थी, तो दुनिया को पीड़ा होती थी, दुनिया को जुकाम होता था। ये आप लोग समझ लीजिए मोटी मोटा। लेकिन 1991 के बाद यूएसएसआर विखंडित हो गया, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनी और उसका लीडर यूएसए यानी अमेरिका था। कब तक? 2008 तक। तो इस तरह से 2008 तक यूएसए एक सिंगल पावर बना रहा। लेकिन इसको चुनौतियां 2001 से भी मिली। 2001 में आप लोग जानते होंगे कि एक ट्विन टावर था मैनहट्टन में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC, और उस पर तालिबानी आतंकवादियों ने या अलकायदा के आतंकवादियों ने उन्हीं के हवाई जहाज चुराए और उड़ा करके उन्हीं ट्रेड सेंटर में मार दिए। नई पीढ़ी जेनजी वाले जानते हैं कि नहीं? फोटो देखे हैं ना? फिर से देखिएगा, मैं बताता हूं, ठीक है। तो WTC कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। पेंटागन में भी एक मारना चाहे सब, लेकिन वो रास्ते में ही क्रैश हो गया। अनफॉर्चुनेटली, इनकी तरफ से अगर कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करता। लेकिन व्हाइट हाउस पे, ओवल ऑफिस में भी एक टारगेट था, ओवल ऑफिस में भी मारना चाह रहे थे। और ये सब क्या थे? अमेरिका वर्चस्व के सिंबल थे। जो भी पेंटागन हो गया, चाहे ओवल ऑफिस हो गया, या जहां WTC में मारे, ये उनके वर्चस्व के प्रतीक थे। और ये चाहते थे कि इनका पहले हम लोग मनोबल तोड़े। जो यूएसए ने एक बनाया है अपना औरा आभा मंडल, उसको हम लोग ध्वस्त करें। कि तुम जो यहाँ प्रशांत महासागर अटलांटिक के बीच में सुरक्षित समझते हो, अब तुम भी सुरक्षित नहीं हो। और दूसरे के धरती पे जाके जो तुम लड़ते हो अपने धरती से बहुत दूर, अब हम भी तुम्हारे धरती तक आ जाएंगे। यानी प्रॉक्सीवार, यानी टेररिज्म, आतंकवाद कहीं भी जा सकता है और तुम भी महसूस करो कि तुम भी उसकी पीड़ित हो। खैर 2001 में जब ये घटनाक्रम होता है तो बदला तो लेना ही था यूएसए को। अब यूएसए ने, आप लोग जानते हैं किस तरह से वो आया
अफगानिस्तान को चारों ओर से घेरा और अफगानिस्तान में एक लंबी लड़ाई 2001 से 2021 तक लड़ा, 20 साल की। शायद वियतनाम के बाद सबसे लंबी लड़ाई लड़ा। अब 5000 करीब मरे लोग और बहुत ज्यादा उसका आर्म्स एम्यूनिशन और पूरी साख उसकी फंसी, और अंत में कहा जाए तो वो जीत के नहीं वापस गया, बहुत कुछ गंवा के वापस गया, अपना वर्चस्व गंवा के वापस गया। और 2001 में ये सब कर रहा, तब तक 2003 में उसको क्या पता नहीं सनक सवार हो गया। बुश साहब थे और वो बोले कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD, यानी बहुत बड़े घातक हथियार इराक ने छिपाए हुए। बाद में ये कपोल कल्पना थी, कोरी कल्पना, एक मनगढ़ंत बात निकली। जैसे आप पे हमें मारना है तो कोर खोजब ना, कोनो कोर खोजे कि ना, कोनो पद बनाए कि ना, तो लेजिटिमेसी कैसे, कानूनी मुलम्मा जामा कैसे पड़ा, हम कोर खोजेंगे, बताएंगे कि ऐसा किया था तब हम मारे। तो ये लोग कहे कि देखो भैया ये तो WMD बना रहा है, बहुत घातक घातक ABC वेपन्स बना रहा है, एटॉमिक से तो दूर है लेकिन BC जरूर बना रहा है। तो इस तरह से कर करके, और उसमें कारण बाद में तो ये पता चला कुछ व्यक्तिगत भी कारण था, वो छोटे से बता दूं क्योंकि ये सब कहानियां आप लोगों को याद रह जाएंगे। बुश के पिताजी सीनियर बुश, वो भी राष्ट्रपति अमेरिका के हुआ करते थे, और सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और उस समय इराक ईरान युद्ध हुआ था, अटैक वगैरह किए थे अमेरिका ने। तो ये सीनियर बुश से बहुत चिढ़ते थे और अपने मंच तक आते थे तो भाई तानाशाह थे, तो सबसे ऊंचे बैठते थे, तो जिस कुर्सी पर बैठने जाते थे राजगद्दी पर, तो नीचे एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनाए थे, पेंटिंग बनाए थे सीनियर बुश का, अब बूटों से रौदते हुए उसको जाते थे। अपमानित करने का एक तरीका था उनका। और उसके बेटा जब राष्ट्रपति बना तो उसने मन में बना लिया कि भाई वह बात की कोर खोज के मारा। तो उसने बोला कि सद्दाम हुसैन WMD बनाया है और इस पे हमें अटैक करना जरूरी है, और इस वजह से उसने अटैक किया। 2003 में 8 सालों के लिए वहां भी फंस गया और 11 तक फंसा रहा इराक में। सद्दाम हुसैन को मार दिया। तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस की मदद से खत्म करने में काफी हद तक सफलता पाई, लेकिन परिणाम देखा जाता है 2001 से 21 तक आप इतना सब किए, लेकिन अंत में वही तालिबान को आप सत्ता सौंप के वापस गए। क्या लाभ मिला? कोई लाभ आपको नहीं मिला। खैर, तो अब इसका वर्चस्व, इसकी साख कमजोर होने लगी और दुनिया जो 2 पोलर से 1 पोलर हो गई थी, यानी 2 ध्रुवी से 1 ध्रुवी थी, अब फिर से 1945 के पहले वाली स्थिति में आ गई और बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था बनने लगी। यानी और छोटे छोटे प्लेयर इमर्ज करने लगे जो दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करते थे। बैलेंस ऑफ पावर आप लोग पढ़े हैं, शक्ति का संतुलन। तो शक्ति का संतुलन अभी हम बहुध्रुवीता को ही एक तरह से आप लोगों को बता रहे हैं। शक्ति का संतुलन यही कहता है कि 2 शक्तियां हैं तो अकेले दम पे उसके बराबर हम अपनी शक्ति अर्जित कर लें, अगर बराबर नहीं कर पा रहे हैं तो अलायंस करके, गठबंधन करके उसके बराबर हम कर लें। इस कंडीशन में क्या होता है कि युद्ध होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। आज के प्रौद्योगिकियों में क्या है कि एक असममित नाम, मतलब एक सिमेट्री होता है ना, सिमेट्री कोई चीज दोनों बराबर, हर तरफ बराबर दिखे, तो एक असिमेट्रिकल चीजें बनी, असममित बहुध्रुवीय व्यवस्था बनी। और उसमें क्या है कि कोई जरूरी नहीं कि हम अमेरिका की तरफ पावरफुल ही हों। चीन अब अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी शक्ति बनकर के उभरा। अगर अमेरिका की पूरी पोटेंसी $30 ट्रिलियन है तो चाइना भी $20 ट्रिलियन की कुवत रखता है, उसकी GDP है। अब भारत अभी अपना टारगेट रखा है $5 ट्रिलियन, तो 4.5 गुना के करीब, अभी हम 4.25 पे हैं, और 20 19.5 के करीब $ट्रिलियन में बात हो रही है। जब मिलियन बिलियन ट्रिलियन आप करेंगे ना तो समझते होंगे कि 3 शून्य 6 शून्य 9 शून्य लगा लीजिए, आप लोग समझते होंगे ना। तो $5 ट्रिलियन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन $20 ट्रिलियन पे चाइना बैठा हुआ है और $30 ट्रिलियन अमेरिका की इकोनॉमी इस समय है। यानी 20 से 30 जाने में कोई बहुत समय नहीं लगता है, अगर आपकी ग्रोथ रेट ठीक है और सामने वाला कछुए की तरह सोया है। यानी चाइना भी तेजी से चल रहा है, लेकिन दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए
तो सबसे तेज भारत की इस समय ग्रोथ रेट है। और भारत इस समय पूरे दुनिया में चौथा आर्थिक शक्ति है पूरे दुनिया में। पहले हम लोग ब्रिटेन को रिप्लेस किए, जापान को किए, अब हमें लगता है कि वही 3 रह गए हैं। यूएसए रह गया है, चाइना रह गया है और एक जर्मनी रह गया। और ये कहा जाता है कि आप लोग खुशी होगी, देखिए कितने लोग चेहरे खुश हैं। दुनिया में लगभग 200 देश हैं और उसमें चौथा स्थान पाना, जैसे आप लोग टॉप अप करते हैं तो खुशी होती है ना कि भाई 200 के क्लास में आप टॉपर हैं, मामूली बात नहीं। और भारत अभी 27-28 के एंड तक ही, 27 के एंड और 28 के शुरुआत में ही तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने की कैपेसिटी रखता है, ऐसा प्रेडिक्शन है और ऐसा पूरी तरह से अनुमान है। और बड़े बड़े इकोनॉमिक्स पे जो अपनी नजर रखते हैं उनका ये है कि हो जाए। यानी अब 3 शक्तियां तो आपको दिखने लगी। कौन सी शक्तियां? आर्थिक शक्तियां। 3 विश्व की आर्थिक शक्तियां तो दिख रही हैं, लेकिन रूस भी किसी से कमजोर नहीं है। आप ये सब देख लिए होंगे, 4 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। जेलेंस्की कमजोर थे। यूक्रेन जब 90 में 15 भागों में यूएसएसआर टूटा, यूक्रेन भी एक देश बना। उसके पास जेपोरोजिया पावर प्लांट था, बहुत बड़ा पावर प्लांट था। उसके पास उसके हिस्से में परमाणु बम भी थे। तो उसने अपने बड़े भैया से पूछा रूस से कि भैया परमाणु बम क्या करें? तो भैया कहे कि तुम कमजोर हो, संभाल नहीं पाओगे, कोई और लेके चला जाएगा, लाओ इधर दो। और इसने विचार नहीं किया और सब कुछ सौंप दिया। आज पछताता है कि कुछ नहीं रहता मेरे पास, वही परमाणु बम रहते तो रूस आज हिम्मत नहीं करता हमारे पर अटैक करना। यानी परमाणु बम की कितनी कीमत है आज उस जेलेंस्की साहब को पता चल रही है, जो अपनी रक्षा के लिए यूरोप में दौड़ते हैं और अमेरिका तक दौड़ते हैं। और वहां का ट्रंप हो या जेडी वेंस, उसका जो जूनियर है, वो लताड़ लगाते हैं पूरे मीडिया के सामने, और कितनी जलालत मलालत इनकी होती है। केवल परमाणु बम रहता तो यूक्रेन की ये स्थिति नहीं आती। इसलिए अपनी पाई हुई शक्तियों को कभी खोने का उदारता मत बरतिएगा। अगर आपको शक्ति मिले तो न्याय करिए और उसके साथ अच्छा सलूक करिए, ये जरूर रखिए। इससे ये तो मिला ना जेलेंस्की के प्रकरण से। जेलेंस्की साहब जो थे ना, वो कभी राजनीति नहीं किए थे। जो राजनीति करता है या सेना में है तो लंबा अनुभव रखता है कि विश्व में कैसे डील करना हर चीजों को, उसके पास एक अनुभव हो जाता है। लेकिन ये अब उनका इतिहास नहीं बताऊंगा। एक साधारण अभिनेता थे, उनका अभिनय बहुत अच्छा था और सर्वोच्च पद पर गए, संभाल नहीं पाए। संभाल नहीं पाए से अर्थ यह है कि उनको चढ़ा दिया गया। होता ना ठेठ भाषा में कि चढ़ा देना, तो उनके सब चढ़ा देना और वो चढ़ गया। पूरा यूरोप उनको चढ़ा दिया, उकसाया कि तुम हटना नहीं। क्रीमिया ले चुका है ना ये बदमाश, फिर तुम्हारा वो डोनबास ले लेगा, लुहांस और डोनेस्क ले लेगा, और तुम्हारा बाद में कीव भी ले लेगा, फिनलैंड तक आएगा, बेलारूस तक आएगा। तुम हटना मत, डट जाना। और तुम नहीं डटोगे, पूरी शक्ति हम लोगों की होगी। अब जेलेंस्की को लगने लगा कि अरे यूएसए का राष्ट्रपति हमसे बात करता है, ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी सब बतियाते हैं, सब हमारे साथ है, पूरा नाटो हमारे साथ है। अब गलती जान ही रहे कि वो नाटो में जाने की जिद और यूरोपियन यूनियन में मिलने का पूरा जो है उसका आत्मविश्वास, यही उसको ले डूबा। यूएसएसआर से, रूस से उससे पहले से बात हो रही थी कि देखो हम सुरक्षा की गारंटी तो नहीं, लेकिन सुरक्षा का तुम्हारा जिम्मा जरूर लेता हूं। एक काम करो, बफर स्टेट के रूप में तुम बीच में बने रहो और तुम मेरे साथ ही रहो, सारा व्यापार वगैरह करो, और उन सबों के झांसे में मत आना, कभी नाटो के बारे में मत सोचना, ईयू के बारे में मत सोचना। लेकिन ये इस गफलत में रहे, इनको लगा कि अब यूएसएसआर जो पुराना था उसका वर्चस्व खत्म हो गया, तो रूस भी खत्म हो चुका। लेकिन रूस भी सुलगती राख से नहीं, कभी कभी आग आती है, तो उसमें भी अभी अग्नि थी, कोयले की तरह उसके अंदर पेट में अभी अग्नि थी। और उसने अकेले दम पर यूरोप की बड़ी शक्ति को, अमेरिका के पेट्रियाट जैसी शक्ति को, F-35 को, F-22 रैप्टर को, F-16-18 को चैलेंज किया। मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात। और उस चैलेंज में उसका सहभागी कौन हुआ? चीन हुआ, उत्तर कोरिया हुआ और काफी हद तक ईरान हुआ।
अब ईरान कैसे हुआ, ईरान कैसे लपेटे में इस समय आ रहा है? क्योंकि ईरान ने एक उसको ड्रोन दिया, कामिकाजी ड्रोन, जो आत्मघाती ड्रोन, मतलब सही कामिकाजी एक शब्द है जापान का, आत्मघाती जिसका अर्थ होता है, और शहीदी ड्रोन नाम से ईरान बनाता है। और उसने खूब ज्यादा रूस को दिया कि यूक्रेन पर तुम ताबड़तोड़ हमले करते रहो। अब ट्रायल एंड टेस्टेड हो गया। जो इनका ड्रोन था, आधुनिक समय ड्रोन का ही है, मिसाइल वगैरह तो अब लेजर से मारे जा रहे हैं। आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी है जो उसको मार दे रही है हवा में। S-400 अभी ऑपरेशन सिंदूर में आप देखे होंगे कि रूस से हम लोग S-400 मंगाए, और कितना अच्छा, हम तो संजोग से कश्मीर में गए और S-400 का दर्शन भी कर लिए, क्योंकि वहां पे एक मिलिट्री बेस था और उसकी रक्षा S-400 ने किया। और आर्मी के पर्सनल और कर्नल वगैरह सब बताने लगे कि यहाँ गिरा, एक वहां गिरा, वहां गिरा, ऐसे मारे वैसे मारे। तो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत ने रूस से भी लिया है, और एड और पैड नाम से 2 अपना सिस्टम भी बनाया है, ये आप सब जानते हैं। कहने का मतलब, जब ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है, कामिकाजी ड्रोन बनाने में सफल है, तो वो भी अपने आप में एक शक्तिशाली ध्रुव की कुव्वत रखता है। अब बात इधर मुड़ी है तो थोड़ा इधर समझिएगा, कुव्वत कैसे रखता है। 18-20 जो खाड़ी के देश हैं, उन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। 18, करीब 18 मिलिट्री बेसिस खाड़ी के देशों में है। तुर्की मजबूत राष्ट्र है, लेकिन तुर्की नेटो का सदस्य है। वो अमेरिका के खिलाफ कभी भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसी के छत्र छाया में, उसी के छतरी के नीचे वो है। रही सही बात यह है कि पूरे खाड़ी देशों में एक ईरानी है जो यूएसए के आंख में आंख डालकर बात करता है। ईरान एक शिया बहुल देश है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात से उसकी पट्टी नहीं है, सुन्नी बहुल देश है। आप लोग जानते ही होंगे कि मक्का मदीना और काबा की कहानी, तो इन लोगों में पट्टी नहीं। ईरान ही एक ऐसा उस खित्ते में देश है जिसने अपनी कला को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी पहचान को, सब कुछ आज भी बचाए हुए, आज भी बचाए। पर्शियन लैंग्वेज, उसकी हिस्ट्री इतनी रिच है, उसके साहित्य इतने रिच हैं, ईरानी एक है जो बचाए हुए। नहीं तो बाकी ऑटोमन साम्राज्य में थे, मिक्स इन लोगों की व्यवस्थाएं रही है, भाषा शैली सारी मिक्स रही है, इन लोगों में कोई दम नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी संस्कृति आज भी आंख में खटकता है। इजराइल एक यहूदी मुल्क है, आप लोग जानते हैं। इजराइल से कई बार खाड़ी देशों की लड़ाई हुई है। इजराइल टेक्निकली बहुत पावर्ड है, बहुत ज्यादा आर्म्स एम्युनिशन उसके यहाँ अत्याधुनिक है, इसलिए वो जीतता रहा है। और उस पर पूरी सह अमेरिका की है। क्यों सह है? कारण है उसका इतिहास एक है कि किस तरह से यहूदियों को गैस चेंबर में हिटलर ने मारा, और बहुत ज्यादा शरण लिए अमेरिका में। अमेरिका ने उनकी हिफाजत किया, और बदले में ये लोग अमेरिका के जितने बड़े आविष्कार हुए सब यहूदियों ने किए। एक वानगी बता दे रहा हूं, ओपेनहाइमर जिसने परमाणु बम दिया, वो भी यहूदी थे। तो ऑब्वियस है कि यहूदियों के प्रति थोड़ा अमेरिकन की रीत प्रीति है, लेकिन ये दांत में एक जीव की तरह है कि अगर दांत जीव को काटना चाहे तो काट ले, लेकिन अगर जीवा कुछ गलत बोल दे तो कोई सारे दांत भी मार के तोड़ सकता है। आप किसी को गाली दे देंगे तो कोई मार के तोड़ नहीं देगा दांत। तो जीवा के भरोसे ये सारे देश हैं, ऐसा मान के चलिए। थोड़ा रोचक बनाने के लिए कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, तो हम कहेंगे थोड़ा सा ऐसा बताएं कि उनके अच्छा लगे, हाँ? तभी बैठ पाएंगे 15-20 मिनट, और ज्यादा नहीं, सब लोग भूखे होके भी होंगे ना। खैर, रमजान रोजा वाले भी कुछ होंगे। तो इस तरह से जो है बौद्ध हुई विश्व व्यवस्था की तरफ से। एक टर्की भी पावर हो गया, वहां एक ईरान भी पावर है, इधर भारत भी एक पावर है, जापान आज भी पावर है। यूरोप में देखा जाए तो जर्मनी मजबूत है, फ्रांस मजबूत है, ब्रिटेन मजबूत है। अगर ये नहीं भी मजबूत है तो एक नई चीज चली है, गौर फरमाइए, वही जो बताया हूं कि बैलेंस ऑफ पावर। अकेले हम नहीं मजबूत है, लेकिन 10 लोग मिलकर तो हम मजबूत हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नेटो मजबूत रहा है और उसके बदले में वार्सा पैक्ट मजबूत हुआ करता था। आज कैसे मजबूत होंगे? आर्थिक युद्ध कोल्ड वॉर के बाद देखने को मिल रहा है। पहले शीत युद्ध, फिर आर्थिक युद्ध। आर्थिक युद्ध में क्या हुआ कि जैसे यूरोपियन यूनियन बन गए,
हम 27-28 देश बन गए एक साथ और 50 करोड़ आबादी रखते हैं, लेकिन दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के मालिक हम लोग। तो अब संगठन बना के, बड़े बड़े हम लोग ग्रुप्स बना के, G20, G7 इस तरह की बात आप लोग सुनते होंगे, ऐसे ग्रुप बना के हम लोग अपनी मजबूती का पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आसियान एक बहुत एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, जो एक सिंगापुर वाला एरिया है, वहां पे भी हम लोग देखते हैं कि आसियान भी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो इस तरह के बहुत से ग्रुप्स बने हैं, इस तरह के ग्रुप्स आपको देखने को बार बार मिल रहे हैं। तो ये ग्रुप मजबूत है आसियान। एक और खुशी की बात है, बहुध्रुवता में देख लीजिए एक और पैबंद जुड़ गया है। जैसे मैं बोला हूं ना कि कोई जरूरी नहीं कि हम हथियार से ही बहुत शक्तिशाली हो, हथियार के अलावा हो सकता है हमारे यहाँ एआई बहुत अच्छी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी उसका 16 से 21-22 या कब तक जो चल रहा है, अभी हमारे ही नई दिल्ली में उसका एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है ना एआई का, इसको आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। देखिए कुछ अलग से सीखना नहीं है, जो सुर्खियों में है ना उसी में डूब जाइए, जो अभी चल रहा है चलन में है उसी को अपनाइए, जो अभी न्यूज है ना उसी न्यूज पे बारीक नजर रखिए। युद्ध खराब होता है, लेकिन युद्ध के समय छात्र मजबूत होता है, क्योंकि उस युद्ध को सीखता है। तो अभी जो चल रहा है एआई समिट, जिसमें भारत भी ये बता रहा है कि ओपन एआई के भी हेड वहां है, अभी कल उनका उद्बोधन भी था उन्होंने। तो भारत ये बता रहा है कि जैसे आपका 70% एआई पे कब्जा है, ओपन एआई आप लोग जानते हैं, चैट जीपीटी है, सब जानते हैं, ग्रुप वगैरह सब जानते हैं, जेमिनी वगैरह आप लोग जानते हैं। डीपसीक भी एक बीच में आया था चाइना का, थोड़ा सा उत्पात मचाया, अब इसमें शांत है, वो चाइना का। तो पूरे दुनिया में एआई में 60-70% अकेले अमेरिका डील करता है और बाकी 20-25% के करीब चाइना, और जो बचा 5-7% वो भारत सहित तमाम देश। लेकिन भारत कहता है कि देखिए भाई, एक तो हम इमर्जिंग इकोनॉमी है, 2047 का हम एक गोल लेके चल रहे हैं कि हम किस तरह से विकसित भारत 2047 तक होंगे। तो उसके लिए हमारे ये सब रास्ते हैं कि हम जो है एआई जैसे टेक्नोलॉजी को अपनाएं, क्योंकि भविष्य एआई का है और एआई का ही राज होने वाला है। जब उन एआई समिट को देखेंगे, बहुत छोटे में कम समय में बोलूंगा कि कौन कौन से सेशन हो रहे हैं, तो पता चलेगा कि मान लीजिए रोड सेफ्टी है और एआई, एजुकेशन में एआई, आपके हेल्थ में एआई, आपके पूरे बॉडी का स्कैनिंग बार बार हो रहा है और उसके बाद प्रेडिक्ट हो जा रहा है कि अगले 10 साल में जिसे रेसिपी ये डालेंगे तो ये बनेगा, तो आज ये है तो 10 साल में कैंसरस स्टेज हो सकती है। अब इतना जब ज्यादा एआई मजबूत हो गई और हम एआई को अगर न पहचाने, आज भी हम रहे कि नहीं हमारा मानव मस्तिष्क ही तेज है, कृत्रिम मस्तिष्क नहीं, तो हम कहीं ना कहीं एक बार रेस में पीछे हो जाएंगे और फिर पीछे ही छूट जाएंगे। और भारत के जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया पे राज कर रहे हैं, अभी जितने सीईओ हैं, कल अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति माइक्रोसॉफ्ट थे उन्होंने खूब गिनाया, इसके सीईओ, इसके सीईओ, इसके सीईओ सब तो भारतीय हैं, आप लोग कैसे पीछे रहेंगे, आप लोग अब तक नहीं बनाए। तो एक चैलेंज हुआ ना कि हमें भी चैट जीपीटी का विकल्प देना है, उससे बेहतर बनाना है। और 2 अभी कंपनियां हो गई, काफी अच्छा करके गई और उसको रिकॉग्निशन मिल भी रहा है, और निश्चित तौर पे जो अच्छा रहेगा वो आगे निकलेगा। तो खैर, वो अगर एआई सेक्टर में हम आगे जाते हैं तो इसका मतलब कि हम भी बहुत हुई विश्व व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मल्टीपोलर की बात है, जो आज का थीम है, तो वो भी एक अलग विश्व व्यवस्था है। अभी देखिए चाइना को आप जानते हैं अच्छे से, वो भारत का क्या है, पड़ोसी है, दुश्मन भी है, प्रतिस्पर्धी तो है, दुश्मन सब थोड़ा सा निगेटिव है, छोटा आदत तो हम लोग अपनी बात आपस में दिल खोल के कर सकते, प्रतिस्पर्धी है और युद्ध भी लड़ चुका है, हमारे भागों पे कब्जा भी उसका है, पुराने नक्शे का वो अपना हवाला देता है, जैसे भी XYZ है। अभी 4 साल पहले तक उससे जो हम लोग व्यापार करते थे, वो व्यापार ट्रेड डेफिसिट जो बोलेंगे ना, वो उसके तरफ था। जो $140 अरब का व्यापार हम उससे करते थे, उसमें एक तरफ समझिए कि 110-105 अरब वही हमें बेचता था और हम 25-30-35 अरब डॉलर ही उसको बेचते थे।
यानी ये व्यापार उसके तरफ झुका था। चीन के बारे में कहावत भी है कि थोड़ा सा खतरनाक देश है, इसलिए उसके बारे में कहा भी जाता है कि वो हाथ भी न मिलाएंगे जो गले मिलोगे तपाक से। देखिए ये लाइन उसके लिए एकदम चरितार्थ है कि किस तरह का है मूड मिजाज का। वो हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, वह अलग किस्म का देश है जरा फासले से मिला करो। वो अलग किस्म का देश है जरा फासले से मिला। हालांकि बशीर बद्र साहब ने वो अलग किस्म के लोग हैं जरा फासले से मिला करो, ये बशीर बद्र साहब की बातें। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अलग किस्म का आदेश है, आयरन कर्टेन, अपनी बात बाहर रह जाए, दूसरे की हमारे अंदर आ जाए, और जैसे आएगी उसको तुरंत हम खोल देंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना देंगे उसका डुप्लीकेट। एप्पल का फोन आ गया, एक के रात में तो उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके फट से अगले दिन सुकोडू नाम डाल देंगे उसका, चाओचिन चिंग चियांग चाओएन पिंग लव ये। और है क्या, वो तो वही है जो एप्पल दे रहा है, वही टेक्नोलॉजी है। क्या रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत आगे हो गए, अब वो इसमें आगे हैं, तो वो भी एक ध्रुव है कि नहीं है, वो भी एक ध्रुव है, चोरी के ध्रुव। भाई चोर है और चोरी में नंबर 1 है दुनिया में, तो वो भी तो मायने रखता है, नंबर 1 तो नंबर 1। खैर इस वजह से बहुत आगे भी बढ़ा है, इसका लाभ भी उसको मिला है, तो वो इसको तो छोड़ नहीं पाएगा रिवर्स इंजीनियरिंग का वो माहिर। अभी जो ट्रेड वॉर हुआ, तो एक बड़ा उसमें दिलचस्प पहलू ये था कि पिछले बार 4 साल का टेन्योर होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का। पिछले बार जब ट्रम्प साहब थे तो उनके टारगेट पे चीन था, और बार बार वो कहते थे कि ट्रेड वार, चाइना से ट्रेड वार। क्यों? क्योंकि 650 अरब डॉलर का हम लोगों के बीच व्यापार है, जिसमें 500 450 से ऊपर अरब डॉलर का व्यापार चीन हमें माल भेजता है, और जो बाकी बचता है 100-150 के आसपास अरब डॉलर, वही हम उसको बेच पाते हैं। और चूंकि बिजनेसमैन ट्रम्प रहे हैं, तो ट्रम्प को ये गुड़ा गणित बहुत तेजी समझ में आता है, पैसा रुपया। तो उसको लगा कि अरे तो सीधा सीधा हमारे साथ बेईमानी है, 500 दे रहा है, 150 ले रहा है, इसका मतलब जो है हमारे पैसे भी ये पल रहा है। ये बात उनको समझ में आई, और भारत के साथ भी यही बात समझ में आई कि भारत भी ज्यादा बेच रहा है, खरीद कम रहा है। हम लोग टैरिफ में चले गए, टैरिफ। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई हम अब शुल्क लगाएंगे। अब GATT गैट जो 47 में था, उसने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन और जो बोला ना, एक होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो बोला हम सबको किनारे करते हैं, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने कन्वेंशन है और जो संधियां सबको किनारे करते हैं, और हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा भारत पर और चीन पर टैरिफ ठोकेंगे। अब भारत की तो वही सिचुएशन होगी कि गुनहगारों में शामिल हूं, इसे नहीं बोला जाता कि हमें पता नहीं क्यों ठोका, गुनहगारों में शामिल हूं, गुनाहों को से नहीं वाकिफ, और सजा तो जानता हूं पर खुदा जाने खता क्या। भारत को समझे नहीं आया कि अरे भाई चीन तो हमसे ज्यादा गैस और पेट्रोल खरीदता है रूस से, और तुम बहाना क्या बता रहे हो कि रूस से पेट्रोल और गैस तुम बंद करो। अगर खरीदोगे इसका मतलब कि तुम वार मशीन को फ्यूल दे रहे हो। जो युद्ध की मशीन है, जो रूस यूक्रेन के खिलाफ 4 साल से लड़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं तुम ईंधन दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, और तुम्हारे ही डॉलर के बेस पे वो लड़ रहा है। चीन को कहने की हिम्मत नहीं हुई, चीन से दूसरी बात करता था, और चीन पे भी बहुत ज्यादा टैरिफ यानी टैक्स डाला। चीन ने बदले में उसका डबल टैक्स डाला। अब देखा कि इधर से भी वही सिचुएशन है, तो बाद में स्थिति, और उसके बाद चीन के पास देखिए, जब मोनोपॉली किसी चीज में रहेगी ना आपकी विशेषता, तब आप किसी की दुखती रथ को दबा पाएंगे। चीन के पास रेयर अर्थ मेटल था, रेयर अर्थ जो बहुत रेयर है, और जो सेमीकंडक्टर से लेकर चिप से लेकर एसी फ्रिज से लेकर कार मोबाइल से लेकर के सैटेलाइट तक हर जगह उसका उपयोग है, और उसमें 90% कब्जा चीन के पास। तो चीन ने दुखती रथ दबाया और उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ डाल दिया। पहले तो चीन कहा कि हम देंगे ही नहीं, अब अमेरिका को लगा कि अरे हमारे यहां तो कुछ बनेगा ही नहीं, और अचानक से तो हम रेयर अर्थ मेटल खोजेंगे नहीं, तो इसमें 10 साल लगेगा। आज जरूरत है, तो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट, डिमांड
ज्यादा थी, सप्लाई लाइन बंद हुई, तब अमेरिका को लगा कि अरे तो चीन बहुत ताकतवर हो गया। अमेरिका धमकाता क्या था? डॉलर पे। एससीओ और ब्रिक्स के माध्यम से चीन बार बार कहा कि डी डॉलराइजेशन करेंगे, डॉलर को छोड़ो, हम अपनी मुद्रा बनाएंगे, ब्रिक्स मुद्रा, एससीओ की अपनी एक मुद्रा, डॉलर के अलावा अपनी एक मुद्रा। जो स्विफ्ट उसकी एक तरीका था एक्सचेंज को अपने फॉरेक्स को भेजने का, उसी की मदद से उस स्विफ्ट टेक्नोलॉजी को बंद किया और रूस को उसने घुटनों पिला दिया था। अमेरिका तो सोचता था कि इन सबों को भी घुटने पिला देंगे, लेकिन जब उसको बाद में महसूस हुआ कि अरे आपको आईपी की जरूरत है, जो दवाएं बनती हैं उसके जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा चीन देता है। और किसको देता है? भारत को। और भारत क्या क्या होता है? असेंबलिंग होती है, और दवाएं बहुत ज्यादा भारत में बनती हैं। फार्मा सेक्टर हमारा नंबर 1 है, और हम अमेरिका जैसे देश को देते हैं। तो चीन ने जब अपनी पावर दिखाया, जो भी पता है ना, रेयर अर्थ मेटल, उसको कोई रेयर मैग्नेट बोलता है, मतलब ये बहुत दुर्लभ धातुएं हैं, दुर्लभ मिनरल्स हैं जो जमीन के नीचे पाई जाती हैं, और जो चीन का पूरा वर्चस्व है, क्योंकि पूरा अफ्रीका के देश से, लैटिन अमेरिका के देश से, और अपना बहुत बड़ा लैंड, भारत से 3 गुना बड़ा लैंड है चीन का, निकालता है। और निकालते तक नहीं होता, जैसे तेल निकल गया तो केवल निकालने की वाहवाही नहीं है, तो कच्चा तेल है, उसको रिफाइन करने की वाहवाही है। तो भारत यही करता था कि रूस से बहुत ज्यादा तेल लेता था, रिफाइनरीज में रिफाइन करता था, और वही तेल यूरोप में बेचता था, और खूब डॉलर लाया। ये बाद में इन लोगों को समझ में आया कि अरे तो रूस से खूब तेल ले रहा है डिस्काउंट रेट पे, रिफाइन में अपना जामनगर वगैरह में खूब बढ़िया मथुरा वगैरह में रिफाइन कर दे रहा है, और उसके बाद उसी यूरोप को बेच रहा है। यूरोप भी जान रहा है कि हम रूस का तेल ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसा घूम के कहाँ जा रहा है? रूस जा रहा है। तो अमेरिका क्यों नहीं कर रहा है कि तो हंगरी 90% आज भी तेल रूस से ले रहा है, वही अमेरिका उस हंगरी पर 1% टैरिफ नहीं लगाता है। वो यूरोप आज भी उस रूस से तेल और गैस ले रहा है, फिर भी अमेरिका उसका कुछ नहीं कर पा रहा है। यही बात आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर बहुत अच्छे शब्दों में कह देते हैं, लेकिन पूरी बात कहते हैं, किसी मंच पे पीछे नहीं हटे। और यही बात हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते रहे कि देखो भाई, वार मशीन को फ्यूअल हम कैसे दे रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम ज्यादा ले रहे हो, तुम ज्यादा डॉलर दे रहे हो, और तुम ही एक तरह से युद्ध को जीवित रखे हो। ये बोलने का साहस था मंचों पे। हम मंचों पे बोलते रहे कि ठीक है, युद्ध अच्छी चीज नहीं है, आज की चीज नहीं है, युद्ध बंद होना चाहिए, लेकिन साथ में हम उनको भी आईना दिखाते रहे। और मजे की बात, जब लिस्ट गई ट्रम्प के पास कि हम आज भी रसिया से इतना सामान लेते हैं, तब ट्रम्प को समझ में आया कि अभी भी अंतर्निर्भरता देशों की बनी हुई है, वो 1, 2, 3, 4 साल 5 साल में बंद नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब, चीन ने जब दुखती रथ दिखाई, दबाई उसकी रेयर अर्थ मेटल जैसे चीजों का और टेक्नोलॉजी का, तब अमेरिका को समझ में आया। भारत भी उसी तरह से कुछ किया। आप लोग एक चीज सुनते होंगे कि भारत को बार बार ट्रम्प कहते हैं कि अपना तुम डेयरी सेक्टर खोलो, एग्रीकल्चर खोलो। पिछले कार्यकाल में भी कहते थे, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज्यादा सोयाबीन वगैरह होता है, बहुत ज्यादा मक्का होता है, और भारत में पोल्ट्री फार्म खूब है, तो कहते हैं खूब ज्यादा